कॉर्पोरेशन कंपनियां पढ़ रहे हैं ना, कि कोई कंपनी बनाएगा तो इन स्टेप्स को वो पालन करेगा। ठीक है? क्या करेगा? बहुत आसान है ना, बिल्कुल वाली बात है। लगभग आपने 11वीं में सीखी कैसे बनाई जाती है। 11वीं में वो एक क्या कहते हैं लीगल लैंग्वेज में नहीं कि भैया किसी को पढ़ाना है 11वीं क्लास के बच्चे, वही बात है लीगल लैंग्वेज, लेकिन प्रोसेस वही है तो हमने पहले भी सीखा। कॉन्सेप्ट नहीं, वही 11वीं वाला कॉन्सेप्ट लीगल लैंग्वेज में। लीगल लैंग्वेज में देखेंगे तो देखो क्या क्या बातें लिखी है, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला, अगर कोई भी कंपनी बनानी है ना, अगर कोई भी कंपनी बनानी है, कोई भी काम करना है, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें उसके मालिक के पास जाना पड़ेगा, या नहीं? पास गए होंगे ना, राइट? सबसे पहले भैया सीए होगा, 12वीं की मार्कशीट दी होगी, ठीक है, राइट? या फिर कहा होगा कि मैं पास हो जाऊंगा तो जब 12वीं का रिजल्ट आएगा तब मैं मार्कशीट दे दूंगा। तुम्हारे भैया बढ़िया है, है ना? चलो, अब तुम्हें ये मार्कशीट कहाँ देनी है? वालों को देनी है ना? सेम आईसीआई वाले तुमसे मार्कशीट मंगाते हैं, तुम्हारा नाम पता मंगाते हैं, आधार कार्ड। जब कंपनी बनाओगे तो क्या मंगाया जाएगा तुमसे? सबसे पहला स्टेप ये डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन देती है ताकि भैया मैं और मैं ना देना है आपको उस रजिस्ट्रार को देना है जिस में सेक्शन जो है एरिया में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आता है। और गाजियाबाद का जो है ना, गाजियाबाद के कंपनी को आपको देना है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, कहाँ देना है? गाजियाबाद का। अब तो क्या ऑनलाइन जमाना है, तो जाने की जरूरत नहीं, अगर माना जाता है ये सर को देना। फिर अब बात की बात की सर ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, बातें हम याद करेंगे। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले कंपनी बनाते हैं तो तुम्हारा मार्कशीट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, होता है उसे क्या बोलते हैं? मुआ हुआ क्या देना है सर? मुआ हुआ क्या होता है? मुआ हुआ रेंडम और आर्टिकल, हाँ, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पहले तो मुआ हुआ दे दो, ये देखो ये मेमोरेंडम है, यानी कि उसमें बहुत सारी बातें पढ़ेंगे आज ही, साइन होने चाहिए, है ना? सब्सक्राइबर कौन होते हैं? प्राइवेट कंपनी है तो दो सात सात मेंबर, दो मेंबर उन्हें सब्सक्राइबर बोला था, ठीक है? इसके अलावा डिक्लेरेशन देनी है, पहला तो दिया मुआ हुआ, क्या देनी है सर? डिक्लेरेशन क्या देनी है? डिक्लेरेशन देनी है। जो भी कंपनी बना रहे हैं लोग, जो भी लोग कंपनी बना रहे हैं, बनाने में सहायता कर रहे हैं, चाहे वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आपका कॉस्ट अकाउंट कंपनी से हो ना, राइट, चाहे आपका डायरेक्टर हो, ठीक है, और कंपनी सेक्रेटरी हो, कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंपनी से आपकी कंपनी डायरेक्टर ने सब क्या किया है, रूल्स बताए गए हैं तो फॉलो किया है। का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन फॉलो किया, वो हुआ क्या है? बात की डिक्लेरेशन फॉलो हो रहे हैं, अगली बात कौन डिक्लेरेशन, जिनसे तुम आओगे और कंपनी के डायरेक्टर हो, आपने डिक्लेरेशन क्या, डिक्लेरेशन फॉर्म सब्सक्राइबर फॉर द पर्सन नेम फर्स्ट, जो आपकी कंपनी फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है, याद रहेगी बात? तो आपकी कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है, वो ये डिक्लेयर करेगा मैं अपराध में दोषी नहीं पाया गया ना, ना ही मैंने कोई अपराध किया है कंपनी बनाने में या किसी भी मैनेजमेंट, तो मैं अगर किसी हूँ तो मैंने कभी अपराध नहीं किया आज तक, ना मैंने कभी कंपनी बनाते हुए किसी ना बेईमानी की है, पड़ेगा ये नॉट बीन फाउंड गिल्टी, अगर उसके ऊपर पहले कोई एलिगेशन लगे होंगे तो आएगा तब दोष का भी मुझे बाइज्जत बरी किया गया, ठीक है? कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर ये बात दे देगा, दूसरा पाया गया, तीसरी बात क्या बोलेगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट वो अपने दे रहा है ना, सब क्या है? सच्चे हैं, क्या है?
फर्स्ट डायरेक्टर जो कंपनी डायरेक्टर बने तो ये बातें देनी, ठीक है। बस बच्चों बच्चों वाली बातें सर, एड्रेस देना है क्योंकि ये सारी चीज आ जाएगी तुम्हारे हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस का एड्रेस है, हेड ऑफिस को बोलते हैं ऑफिस, है ना, राइट। फिर वो भी पहले 7 लोग हैं, 7 लोग क्या देना है सर, उनका नेम प्लेस एनिमल है, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किन क्या नाम है उनका, नाम सरनेम रेजिडेंशियल नेशनलिटी इंडियन है, ये सब, है ना, राइट। उन्होंने जिनका नाम लिखा है और जिनका नाम आर्टिकल में लिखा है, कभी क्या देना है सर, प्रमोटर। आर्टिकल में किसका नाम लिखा जाता है, पढ़ा था ना, जिसका नाम है तो आर्टिकल, प्रमोटर वो होता है जिसके एडवाइस पे काम करते हो, प्रमोटर का नाम आर्टिकल लिखा है। प्रमोटर के बारे में आप बारे में मेमोरेंडम टाइप करते हैं, मेमोरेंडम टाइप कर रहा है 7 मेंबर, प्रमोटर भी, है ना, तो प्रमोटर कैसे मान लिया गया, पर्सन। और वो हमारी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बन रहा है, ठीक है, कि मैं हम ही चाहिए, क्या हम इसको डायरेक्टर बताओ भैया क्या क्या चीजें स्टेप 1 में, स्टेप 1 इंपॉर्टेंट, तो क्या क्या पढ़ा है आपको, नहीं पहले मेमोरेंडम आर्टिकल देना, मेमोरेंडम, ना, फिर रूल्स, फिर फर्स्ट डायरेक्टर, ये जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो 3 बातें बताता है, क्या बातें बताता है, उसने कभी भी कंपनी बनाते हुए काम करते हुए क्या नहीं किया, अपराध नहीं किया, क्या बोलते हैं, ऑफेंस नहीं, अगर उसे कभी भी ऑफेंस क्या हो जिंदगी में, कभी कभी भी बात क्या बोलेगा डायरेक्टर, ये भी मैंने इन्फॉर्मेशन अपने बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या दोगे, एड्रेस दोगे, ठीक है, फिर क्या दोगे, नेम सरनेम एड्रेस नेशनलिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, पर्टिकुलर वगैरह किसके किया है, नेम एड्रेस आइडेंटिफिकेशन और नेशनल मेंशन इन द आर्टिकल, हाँ, अबाउट टू मेमोरेंडम, यार एफ कर दिया तो पर्टिकुलर, अब आते हैं सर सारे काम होने के बाद अब क्या होगा सर, और की तरफ के पास से आपके पास क्या आ जाएगा, लाइसेंस सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेशन वाई ईओआई आ जाएगा, जैसे हमारे पास क्या होता है सर, हमारे पास एक पैन नंबर होता है ना, ऐसी कंपनी का होता है सिन नंबर, क्या होता है, सिन नंबर, हमारा पैन नंबर होता है कंपनी का सिन नंबर, तो पैन नंबर की तरह ही कंपनी का क्या आ जाएगा सर, आप कह दो कंपनी का आधार कार्ड, सर्टिफिकेट आ गया, सिम नंबर आ गया, फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जितनी भी अपनी डॉक्यूमेंट्स है वो का मेंटेन करने हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में, है ना, हेड ऑफिस में मेंटेन करने हैं, और 5वां और 6ठा पॉइंट है सजा का, 5वां 6ठा पॉइंट सेम है, अगर कंपनी बनाते हुए कोई भी झूठी बात पकड़ ली गई
या कंपनी बन चुकी है उसके बाद कोई झूठी बात पकड़ ली गई, ठीक है, राइट। कैसी झूठी बात? कि तुमने कोई झूठी बात बताई, तुमने कोई गलत बात बताई। सप्रेशन का मतलब होता है छुपाना, तुमने कोई मुद्दे की बात छुपा ली, तो तुम 447 के लिए तैयार रहना। 447 मतलब पेनल्टी और जेल वगैरह के लिए, है ना। 447 तुम पढ़ोगे सी इंटर में आके। कंपनी बनाने के बाद अगर कोई भी बातें पकड़ी गई तो तैयार क्या रहना, फिर से 447 के लिए, है ना, तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 447 के साथ साथ 447 के साथ साथ अगर अपराध कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, कंपनी लॉ का कोर्ट, है ना। तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी तुम्हें कुछ सजा दे देगा। पहली सजा क्या हो सकती है सर? कि अगर तुम्हें तुम्हारे सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है तो पहला वो सजा दे सकते हैं कि तुम्हारा जो मैनेजमेंट है वो सरकार टेक ओवर कर लेगी, है ना, राइट। मैनेजमेंट से रिलेटेड कि हम उसे रेगुलेट करेंगे। यानी कई बार क्या होता है, सरकार क्या कहते हैं, कंपनियों का कर लेती है, अपने ऊपर टेक ओवर कर लेते, गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकते हैं, तुम्हारी लाइबिलिटी क्या बना देंगे, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, ठीक है। या फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ नेम, है ना, कि तुम्हारा जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर तुम्हें सीधा क्या ऑर्डर दे दिया जाएगा, कंपनी बंद करने का, या कोई भी ऑर्डर जो सजा के तौर पर कोर्ट को लगता है वो ऑर्डर क्या किया जाएगा सर, पास कर दिया जाएगा, ठीक है। उससे पहले बस एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तुम अपनी सुनवाई के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो भैया तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, ठीक है ना, राइट। और तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी वगैरह सब तुमसे निकलवाई जाएगी, ठीक है भैया। अब कंपनी बनाने के लिए भैया एक नया पोर्टल शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने, उसको बोलते हैं स्पाइस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली आप उससे कंपनी बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब ये जो है कंपनी का असर क्या होगा, कंपनी का जो असर है ये वही बच्चों वाली बात है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब जैसे ये केस आया, ये केस ये कहता है कि अगर कंपनी बन जाएगी, ठीक है, तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये बात पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? ये तो मैकौरा वाले केस में पढ़ लिया था, तो झुनझुन वाले ने ये केस बोला तो ये केस हमारे लिए क्या हो गया, बेकार हो गया, है ना, जब वो बात पढ़ चुके हैं। लीगल पर्सनैलिटी अपने नाम से बिजनेस करेगी, अपने नाम से, है ना, ये सब करेगी, बात हम क्या कर चुके हैं सर, पहले पढ़ चुके हैं। तुम चाहो तो ये केस छोड़ सकते हो क्योंकि रीजन सेम है ना। बस उन्हें बता दें कि रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसा होगा। अगली बात, सेपरेट एंटिटी होगी कंपनी अपने मेंबर से अलग, और उसको लॉ ने जन्म दिया है, एग्जिस्टेंस एंड लॉ रिकॉग्नाइज, तो हम पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये बात तुम पहले पढ़ चुके हैं। अब यही बात इस केस में गई, है ना, तो बेकार होगी बात। स्पेंसर वाले केस में क्या आया, स्पेंसर वाले केस में ये आया कि एक कंपनी परचेज कर सकती है दूसरी कंपनी के शेयर, तुम्हें पता है कि नहीं बात, राइट। कि भैया फेसबुक ने रिलायंस के शेयर परचेज किए तो फेसबुक की कंपनी हो गई, रिलायंस के शेयर कर लिए। ऐसे इंडिया में, है ना, राइट, एक कंपनी दूसरी कंपनी का कर सकती है सर, शेयर खरीद सकती है। तो ये बात इस केस में निकल के आई कि जज साहब ने बोला कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी का कॉर्पोरेट कैरेक्टर खत्म हो गया, कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी ही रहेगी, है ना। दोनों कंपनी को सेपरेट माना जाता है, तो दो अलग अलग एंटिटी होंगी, एक सब्सिडरी बोल दो एक होल्डिंग बोल दो, पर होल्डिंग सब्सिडरी दोनों अलग अलग कंपनी होंगी। तो ये बात तो हम होल्डिंग और सब्सिडरी में पढ़ चुके हैं। ये भी केस क्या हो गया हमारे लिए, बेकार हो गया, ठीक है। अगली बात, ये तुम नई बात सीखोगे, पर होता ऐसा ही है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अमाउंट के शेयर किसके पास होते हैं? नहीं नहीं, प्रेसिडेंट के पास। इंडिया में जितने करोड़ों रुपए के शेयर प्रेसिडेंट के पास है उतने किसी के भी नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट के पास शेयर है कंपनी के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शेयर है कंपनी के, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी एजेंट बन चुकी है प्रेसिडेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। कंपनी एक सेपरेट बॉडी होती है और वो अपने अलग तरीके से ही काम करती है, डिसीजन मेकिंग अपनी ही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू वो सारे शेयर बेच के निकल लेंगे विदेश, मैं जा रही स्विट्जरलैंड, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के जो शेयर होते हैं वो उन उन प्रेसिडेंट के पर्सनली नहीं होते, वो प्रेसिडेंट पोस्ट के होते हैं, उनको तभी खरीदा बेचा जा सकता है
जब परमिशन हो हमारी गवर्नमेंट की या पार्लियामेंट की और देश ऐसी संकट में हो कि भैया यार ये शेयर तो बेचने पड़ेंगे तभी हम देश का उद्धार कर सकते हैं, तो वो प्रेजेंट पोस्ट के शेयर होते हैं, वो पर्टिकुलर प्रेजेंट के नहीं होते। प्रेजेंट के शेयर होते तो भैया पिछले वाले बेच के निकल लेते, उनसे पिछले वाले बेच के निकल लेते या उनसे पहले और भी होंगे। तो वो पोस्ट के शेयर है। हाँ, वो कंट्रोल करेगा। तो पहले गोविंद जी के नहीं थे, वो प्रेसिडेंट पोस्ट के थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रेसिडेंट के जो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट ह्यूमन काम कर रहा है वो कंपनी उसकी एजेंट बन गई, ऐसा नहीं है। वो पोस्ट के शेयर है, वो है कि नहीं बात, है ना। यानी प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, तो उस पोस्ट की वैल्यू है। तो भैया प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि उस पोस्ट की वैल्यू है ना। अब सर ये बच्चों वाली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, बच्चों वाली बात है सर। तो नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल जानते हो, ये वही है जो विवेक भैया ने बताया। इशूड कैपिटल जानते हो, तो हमने इशू किए। पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड कॉल्ड अप कैपिटल, ये सब वही बातें हैं। तो है ना, बच्चों वाली बात है, तो एग्जाम में लॉ में एक पूछते नहीं है। अब बताओ शेयर का मतलब क्या होता है, तुमने क्या सीखा आज तक, शेयर का मतलब क्या होता है ना। लेकिन अब पढ़ते हैं एक केस ने क्या बोला। जज साहब ने बोला जो तुमने पढ़ी अकाउंट्स में डेफिनेशन वो हमारे लॉ में थोड़ी अलग है। जज साहब ने बोला इस केस में, केस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बोरलैंड ट्रस्ट वाले केस में ये बोला गया, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये बोला गया, ये जो लाइन है ना ये जज के डिसीजन थे जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये जज के डिसीजन है। जज साहब ने बोला शेयर का मतलब तुम बोलते हो शेयर कैपिटल का हिस्सा, वो बेटुच्ची बातें हैं, वो बच्चों को समझाने के लिए 12वीं में, है ना। असली मीनिंग ये है, शेयर का मतलब होता है खाली पैसा नहीं, मेरा इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट मतलब कि मेरा उसमें कितना इंटरेस्ट है, यानी मेरा वो भी इंटरेस्ट किसमें, मॉनिटरी टर्म्स में। जज साहब ने बोला शेयर का मतलब क्या है, तुम शेयर खरीदते हो किसी कंपनी के, तुमने अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन भी करी है ना, 100 शेयर खरीदे, 1000 शेयर खरीदे, तो जो तुमने शेयर यूनिट में खरीदे तो डीमेट अकाउंट में आ गए। जो तुमने शेयर खरीद लिए उसके बदले तुमने कंपनी को क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा। तो यानी कि शेयर का मतलब क्या, तुम्हारा मॉनिटरी उसमें कितना इंटरेस्ट है। हाँ तुम्हारे पैसे डाउन हुए तो तुम्हारे पास शेयर तो 1000 ही है, लेकिन वो 1000 शेयर खरीदे तुमने 1 लाख के, अब वो चल रहे हैं कितने के, मान लो 80,000 के, तो तुम ये नहीं देखोगे भाई मेरे पास तो 1000 ही शेयर है, अरे तुम पैसों में दबे ले भैया 20 का नुकसान चल रहा है, ले, है कि नहीं बात। अब वो शेयर तुम्हारा 1 लाख रुपए का 1.5 लाख हो गया, जैसे मैंने बताया ना अडानी एनटी का मामला। अब वही शेयर तुम्हारा भैया अडानी एनटी का 1 लाख रुपए लगा है, वो हो गया 40 लाख 2-3 साल में। तो तुम ये नहीं देखोगे मैंने मैंने अडानी के क्या कहते हैं 1000 शेयर खरीदे, तुम देखोगे भाई 1 लाख के 42 लाख हो गए। तो जज साहब ने कहा नंबर ऑफ शेयर या हिस्सा इन द कैपिटल टुच्ची बच्चों वाली बात है, वो अकाउंट की गणना करने के लिए होती है। एक्चुअली में शेयर का मतलब होता है कि मेरा उसमें पैसे से रिलेटेड कितना उसमें मेरा इंटरेस्ट है। जिस कंपनी में तुम जितना ज्यादा पैसा लगाओगे ना उस कंपनी में तुम्हारी नजर ज्यादा होगी, उस कंपनी को तुम रोज चेक करोगे, है कि नहीं बात। अबे यार मैंने इसके 1000 शेयर ले रखे हैं, भैया आज मार्केट डाउन जा रही है, ये लुटता दिखा है शेयर। और मान लो किसी कंपनी के तुमने 10 ले रखे हैं, है ना, अब वो शेयर तुमने 1000 का खरीदा हो और वो 500 रुपए चल रहा हो, पेटीएम, पेटीएम तुमने 10 शेयर लिए हो 2000 के, वो चल रहा है मान लो 500 के, तो तुम्हें लगेगा भैया चल, है ना, 1500 का लॉस चल रहा है, 10 इंटू 1500 15,000, तुम्हें चल 15,000 का लॉस है देखेंगे जो होगा। लेकिन तुमने अगर शेयर ले लो 10 की जगह 10,000, है ना, तो रोराटी मचा रहे होंगे तुम, क्योंकि लो लॉस चल रहा होगा 15 करोड़ का, है ना। जो लोग मोटा मोटा पैसा लगाते हैं झुनझुन वाला जैसे होते हैं ना, FII जो होते हैं, DII जो होते हैं, ठीक है ना, राइट, तो उनको टेंशन आएगी नहीं आएगी। बस जज साहब ने बोला, और इन्होंने जज साहब ने बोला कि भाई शेयर इज नॉट द सम ऑफ मनी, शेयर सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसा तो है, पैसा ही नहीं है, बट शेयर तुम्हारा क्या है, इंटरेस्ट है, तुम्हारा लगाव, तुम्हारा लगाव है उस कंपनी के प्रति जो नापा जाता है पैसों में, समझ गए। तो ये रियल डेफिनेशन है जो कंपनी लॉ के अंदर इस केस ने दी। शेयर इज नॉट ओनली द, नॉट द सम, खाली सम नहीं, बट तुम्हारा लगाव जिसे किसमें नापा गया है, मनी में नापा गया है ना। और जिसको नापने के बाद तुम्हें कुछ राइट्स मिलते हैं, कैसे राइट, वोट करने के राइट, है ना, राइट, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सम ऑफ मनी और मोर और लेस अमाउंट, ठीक है ना, राइट, कि वो तुम कम अमाउंट पे भी बेच सकते हो और हायर अमाउंट पे भी बेच सकते हो, तुम्हारा राइट है। और तुम्हें लग रहा है भैया क्या कहते हैं पेटीएम शेयर 500 रुपए आ गए, जीरो ही ना हो जाए, बेच लॉस में बेच दो, तुम्हारा राइट है भाई, बेच दो लॉस में,
है ना, राइट। तो तुम्हारा राइट है, ज्यादा में बेच सकते हो कभी भी और कम में भी बेच सकते हो। तो खैर ये एग्जाम में पूछते नहीं है। अब एक बात जो दुनिया में बहुत बच्चों को पता ही नहीं होती, जो दुनिया में बहुत बच्चों को पता ही नहीं होती, तुमने आज तक ये पढ़ा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के टाइप्स होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। लेकिन भैया विवेक भैया ने कभी तुम्हें ये नहीं बताया होगा कि इक्विटी शेयर के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तुमने सुना कभी कन्वर्टेबल इक्विटी, नॉन कन्वर्टेबल का, है ना, इक्विटी के प्रकार नहीं सुने ना, पर होते हैं। इक्विटी के वो होते हैं, एक होता है वोटिंग राइट, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। और हमारे देश में जो शेयर है वो है टाटा। टाटा का एक शेयर है टाटा मोटर्स, और एक है टाटा मोटर्स डीवीआर। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर। तो डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है कि वैसे जनरली एक शेयर क्या होता है, एक वोट, एक शेयर एक वोट। और डीवीआर का मतलब क्या होता है, एक शेयर के ज्यादा या कम वोट भी। जैसे टाटा मोटर्स वाले कहते हैं भैया हमारा 10 शेयर इज इक्वल टू एक वोट है। यानी अगर मेरे पास टाटा के 100 टाटा मोटर्स डीवीआर, मेरे पास टाटा मोटर डीवीआर है, 100 शेयर है मेरे पास टाटा मोटर डीवीआर के, तो मेरे पास 100 शेयर के बदले 100 वोट नहीं है, मेरे पास 10 वोट है। लेकिन अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर है और रिलायंस के 100 शेयर है, तो रिलायंस के 100 शेयर मेरे पास 100 वोट है। तो शेयर में एक शेयर एक वोट होता है। इक्विटी में भी वोटिंग यूनिफॉर्म और डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में पहली कंपनी टाटा ही है जिसने क्या निकाला था, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर निकाले थे। टाटा वॉज द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री जिसने क्या निकाले हैं सर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट निकाले। शेयर मूवेबल होते हैं, है ना, नंबर्ड होते हैं, 1 2 3 वोटिंग राइट डिफरेंस, है ना। और वोटिंग के साथ साथ तुम्हें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। देखो लिख भी रखा है, टाटा मोटर पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट शुरू की है। बात समझ में आ गई। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताओ क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का नाम प्रेफरेंस क्यों है सर, और डिविडेंड के टाइम पे भी और वाइंड अप के टाइम पे भी। पेमेंट और डिविडेंड पहले होता है और रीपेमेंट भी पहले होता है वाइंड अप पे। तो बच्चों वाली बात है जो हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब सर ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना, क्या होता है और उसमें क्या लिखा जाता है। सबसे पहले कुछ शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा जो एग्जाम में लिखने जरूरी है। अगर मेमोरेंडम आया तो मेमोरेंडम को बोला जाता है चार्टर, क्या बोला जाता है, और मेमोरेंडम को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। चार्टर मतलब सब कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो मेमोरेंडम इज द चार्टर और मेमोरेंडम इज द संविधान, जो क्या बताता है, स्कोप, जो बताता है कंपनी की पावर, कि कंपनी किस हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मेमोरेंडम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, राइट। मेमोरेंडम के बेस पर ही क्या है, कंपनी बिल्ड होती है। मेमोरेंडम के बेस पर ही क्या है सर, तो ये 4 शब्द एग्जाम में लिखने जरूरी है। मेमोरेंडम इज द चार्टर, it is the constitution which define the scope of the power of the company, and memorandum is the foundation in which company is built। एडिफाइज मतलब अस्तित्व, जिसपे कंपनी का अस्तित्व क्या किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। तो ये 4 शब्दों को हाईलाइट करेंगे, इसके ये एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। ये एग्जाम में लिखोगे तो ये एग्जाम को समझ में आएगी बात कि बच्चे ने मेमोरेंडम को समझ लिया। मेमोरेंडम में हमें बनानी होती है क्लॉजेस। क्या बनाने होते हैं सर, क्लॉज बनाने होते हैं, ठीक है, राइट। उससे पहले देखते हैं सर क्या है मेमोरेंडम में, क्या लिखा होगा जो ऊपर बताई बात, कि कंपनी किस हद तक क्या कर सकती है सर, किस हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है ना, राइट। इससे शेयर होल्डर को, खासकर बाहर के लोगों को, आउटसाइडर को क्या मिलता है सर, ये पता लगता है कंपनी के साथ कैसे डील करनी है। और सबसे खतरनाक बात जो कंपनी ने बहुत ही गलत किया, कंपनी ने बहुत ही गलत किया, कंपनी ने ये बोल दिया कि तुम किसी भी कंपनी से अगर क्या करते हो, डील करते हो किसी भी कंपनी से, तो ये माना जाएगा कि तुमने उस कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ रखा है। तुमने पढ़ा नहीं है पर क्या माना जाएगा,
तुमने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे ना तो माना जाएगा तुमने उसका मेमोरेंडम पढ़ रखा है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और मेमोरेंडम तो छोड़ो, आगे ये भी लिखा है कि माना जाएगा तुमने उस कंपनी का आर्टिकल भी पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? 399 कहता है एओए भी पढ़ रखा है और एमओए भी, है ना। इसे बोलते हैं नोटिस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है पहले से तुम्हें पता होना, ये बात हमने मान ली, तुम्हें पहले से क्या है, जानकारी है, ठीक है ना, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें इसलिए कहा गया कि कोई भी शेयर होल्डर अगर किसी कंपनी में पैसा लगाए तो मेमोरेंडम को और आर्टिकल को पढ़ के वो जान ले कि कंपनी उसका पैसा किसके लिए यूज कर रही है। अब इलीगल काम के लिए यूज कर रही है तो शेयर होल्डर की गलती है ना, इलीगल काम कंपनी को पैसे क्यों लगा रहा। ठीक है, अब तुम ऐसी कंपनी पैसा लगा रहे हो कि मान लो भैया प्लास्टिक का काम करती है, अब तो प्लास्टिक कल को बैन हो जाएगी, तुम कहोगे मेरा पैसा डूब गया। और तो पैसा तुम पढ़ तो लो मेमोरेंडम में कि वो कंपनी करती क्या है, कंपनी काम क्या है। तुम कह रहे हो भैया मैं तो पैसा लगा दूंगा, मुझे किसी ने क्या कहते हैं टिप दे दी, टिप। टिप समझते हो ना, राइट। वो हर्षद मेहता वाली बात, फ्री में टिप तो मैं अपने बाप को भी नहीं देता। ठीक है, कौन थे? अर्नव, अर्नव सेठ, पर्णव सेठ, पर्णव सेठ। वो भैया पर्णव सेठ ने यह कहते हैं उसने टिप दे दी तुम्हें, हर्षद मेहता ने, खरीद ले भाई भाव ऊपर जाएगा। अबे तो खरीद ले भाव ऊपर जाएगा, डूब गया तो तुम्हारी गलती है। जज साहब कह रहे हैं मेमोरेंडम आर्टिकल क्यों ना पढ़ो उस कंपनी का, ये तो देख ले करती क्या है क्या नहीं करती। चोर कंपनी है, फेक कंपनी है ना, खाली कंप्यूटर में खुली पड़ी है ना, कंपनी कोई एड्रेस ही नहीं है, ये सब तो देख ले। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे पता हमने कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में क्या बोला था? लॉ ऑफ लैंड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, है कि नहीं बात। तो ये 399 कंपनी लॉ का वही बताता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। 399 ने भैया धमा कर दिया, 399 ने बोल दिया हम तो ये मान के बैठे तूने पढ़ रखा जब तुमने कंपनी पैसा लगाया, है ना। बात समझ में आई? अब लोग कहने लगे भैया ए भैया मेमोरेंडम बनाए कैसे। तो जज साहब ने बोला टेंशन मत लो, इंडिया में तुम हो, चिपकाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। यहाँ का माल वहां चिपकाया, यहाँ का आंसर वहां चिपकाया, आंख बंद करके लिख के चले जाते, ये सोचे बिना कि क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर डाला और दूसरे ने तुम्हें क्वेश्चन 2 दिखाते लिख के जा रहे हो। तुम्हें मतलब ही नहीं 3 क्या है क्या है, चिपकाने से मतलब है तुम्हें, चिपकाने में तुम माहिर हो। तो ये बात जज भी जानते हैं इंडिया में, इंडिया वाले क्या है, कॉपी पेस्ट की जिंदगी है इंडिया वालों की, है ना, बस कहीं से चिपकाने को मिल जाए। जज साहब ने चिपका चिपकाया माल पहली बना दिया। जज साहब ने कहा भैया अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो टेबल ए उठा के चिपका लेना, उसे भर लेना, है ना, वहां लिखा होगा, है ना, राइट। आई डॉट 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 डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, माई कंपनी नेम इज डॉट डॉट डॉट, तो ये भरते चले जाओगे ना। ठीक है, क्या सीए का फॉर्म भरा था? अगर तुम्हारी कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी, पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो टेबल बी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल सी अनलिमिटेड कंपनी जो होती नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, टेबल डी और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल ई। ये मेमोरेंडम की टेबल है। अब कोई तुमसे क्या भैया आर्टिकल टेबल बता दो, ए बी सी डी ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई और जे। तो ये एफ जी एच आई जे क्या बन गए सर, आर्टिकल की टेबल। ए बी सी डी क्या बन गई सर, मेमोरेंडम की टेबल। डेटा ये सेम है, यानी अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो मेमोरेंडम में टेबल ए बनाएगी देगी और आर्टिकल में टेबल एफ भरेगी। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, जैसे मैंने भैया एवीएस गारंटी दे दी, तो एवीएस लिमिटेड बाय गारंटी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है या है, मान लो गारंटी और शेयर कैपिटल भी है, तो टेबल सी भरेगी एवीएस और टेबल एच भरेगी। क्या भैया? अब सबसे मुद्दे की बात जो एग्जाम में आती है, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में आई थी शायद मई 2000 नहीं नवंबर 21 में आई थी, है ना, 1-1.5 साल पहले आ चुकी है। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, क्या सर, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम में मात्र 7 बातें लिखनी पड़ती हैं। कितनी बातें? 7। सबसे पहले भैया नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते हैं, नाम क्या है तुम्हारा, मैं नाम बताएगा ना, बताएगा अपना किसका नाम, कंपनी का नाम। तो जज साहब ने बोला भैया पब्लिक कंपनी तो क्या लगा लेना, प्राइवेट है तो क्या लगा लेना, और ओपीसी है तो क्या लगा लेना, ओपीसी। और अगर क्या कहते हैं बीइंग ह्यूमन कंपनी है तो क्या लगा लेना, इलेक्टोरल ट्रस्ट। ऐसे नाम जोड़ लेना, ठीक है ना, बात समझ में आई, राइट। और क्या जोड़ लेना,
फोरम, एसोसिएशन, चैम्बर, इलेक्टोरल ट्रस्ट, इस तरह के नाम जोड़ लेना। प्राइवेट लिमिट, पब्लिक लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। ये हम किसमें पढ़ चुके हैं सर? एनपीओ कंपनी में। एनपीओ कंपनी कौन सेक्शन था? इसका तो डायलॉग भी याद कराया था कि एग्जाम में आता है ये। बोलो मुन्नी, तुम भी आई थी दोनों, होश में आ जाओ। क्या बताया था? पेपर ना देने तुम्हें तो नवंबर में दोगे सारे। एनपीओ के लिए खुला गेट, हाँ एनपीओ के लिए खुला गेट, सेक्शन 8 कुछ ऐसे याद कराया था। तो मैंने कहा था पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का याद करना है, ओपीसी का याद करना है ना। ओपीसी वाले क्या लगाएंगे? सिर्फ ओपीसी लगा सकते हैं, शॉर्ट में भी लगा सकते हैं। तो नेम क्लॉज ये कहता है, ये बात हम हर जगह पढ़ चुके हैं। दूसरा क्लॉज आता है ऑफिस क्लॉज, यानी एचओ क्लॉज, हेड ऑफिस। तुम्हें रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा तुम्हारी कंपनी की ब्रांच नहीं, तुम्हारी कंपनी का हेड ऑफिस का है। और सबसे खतरनाक चीज है ये कि भैया धंधा क्या करते हो? भैया धंधा, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब भैया तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है। तो भैया जैसे एवीएस ने क्या लिखा होगा? एजुकेशन, है ना, कंपनी है। रिलायंस ने क्या लिखा होगा? इंडस्ट्रीज। अच्छा, टाटा मोटर्स ने क्या लिखा होगा? कार मैन्युफैक्चरिंग। तो भैया ये बताओगे ना मैं काम क्या करता हूँ। अब भैया एवीएसएस के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है क्या? टीचिंग। बेच रहे हो कपड़े, क्या कर रहे हो भाई तुम? ये है कि नहीं बात? राइट, बेच रहे तुम्हें मोमोज, तो क्या कर रहे हो? ये एवीएसएस मोमोज, ये क्या चक्कर है भाई? तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में तुम लिखोगे ना, ठीक है। उससे रिलेटेड चाहिए तो तुम बेच लो। मान लो भैया ऑब्जेक्ट क्लॉज में टीचिंग लिखा है, तो भैया ने कहा चल रजिस्टर हमसे ले ले, खरीद ले, तो चल जाएगी बात। चल पेन पेंसिल यहीं से खरीद लो, स्टेशनरी बना ले, चल जाएगी बात। लेकिन तुम भैया पैटीज कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो पूरे तौर पर, है ना, कि तुम्हारा मेन बिजनेस क्या हो गया? पढ़ाना नहीं, दुकान लगा ली तुमने बाहर, वो गलत है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर केस आया बहुत बढ़िया बढ़िया, वो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। फिर तो आसान सी बात क्या, तो भैया बताओगे ना लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर है, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, और आखिर में क्या बताना पड़ेगा सर? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या बताना? तुम्हारी कंपनी की ऑथराइज कितनी कैपिटल है, पेड अप कितनी है, इशूड कितनी है। और फिर बताना पड़ेगा मोहब्बत का क्लॉज। कौन सा क्लॉज? हाँ, मोहब्बत क्लॉज बताना पड़ेगा कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर है उसे कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत होगी वो उतने शेयर लेगा। एट द डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर मेमोरेंडम शैल कंटेन एसोसिएशन क्लॉज, एवरी सब्सक्राइबर टेक एटलीस्ट, एक शेयर से तो मोहब्बत करोगे यार। मतलब मैं कंपनी का क्या हूँ? सब्सक्राइबर हूँ, यानी मैं कंपनी का पहला शेयर होल्डर हूँ। सब्सक्राइबर कौन होता? अमर शेयर होल्डर, है ना। अगर रिलायंस बनी होगी 1970 में, तो उसका मेमोरेंडम उठा के देखोगे तो धीरू भाई अंबानी के साइन होंगे। तो धीरू भाई अंबानी हो गए उनके अमर शेयर होल्डर, कि पहला शेयर होल्डर मैं था, है ना। उन्होंने अपनी बीवी को भी बनाया, कोकिला बहन। पहली शेयर होल्डर कौन थी रिलायंस की? कोकिला बहन। जिन्हें अमर शेयर होल्डर का नाम मैं देता हूं, जो कंपनी के पहले मेमोरेंडम पे साइन करते हैं। पहले वो 7 लोग कौन थे? जिस सोलोमन के पहले 7 लोग कौन थे? सोलोमन और उसके बीवी बच्चे, है कि नहीं बात? तो वो अमर शेयर होल्डर, आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो क्या होगा सर? अमर शेयर होल्डर। जब कंपनी बनी तो कंपनी के पहले मेमोरेंडम पे उनको अपना नाम और आगे शेयर लिखने पड़ेंगे। एटलीस्ट एक तो लिखो कि वहां पे मैं एक शेयर ले रहा हूँ। कुछ 200 लेते हैं, कुछ 500 लेते हैं, कुछ 1000 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े सर? मेमोरेंडम। कितने क्लॉज हुए मेमोरेंडम के? 6, है ना। राइट, उनको हम ऐसे याद रखेंगे सर, नो लोकल। अब तुम सीए बनोगे तो कोई लोकल सीए थोड़ी बन जाओगे, करोड़ों का हेर फेर करना। एन से, ओ से, एल से, अगला क्लॉज कौन सा है? से, मोहब्बत का क्लॉज। एक कौन सा रह गया? लायबिलिटी क्लॉज हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना, ऑफिस क्लॉज। ओ से, ठीक है, ये 6 क्लॉज। थ्योरी में क्वेश्चन आएगा तो 6 के 6 लिखने पड़ेंगे, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया सीए इंटर हो या फाइनल हो या फाउंडेशन हो, भैया लॉ तो थोड़ा सा रटना पड़ेगा। रटने का थोड़ा सा आसान ये हो जाता है कि भैया इस तरीके के कोड बना लिए तो दिमाग में याद हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो केस आया,
जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस है ना। उसे बोला गया सर ये एग्जाम में आएगा तो ये केस आएगा, सुनना पहले ध्यान से। केस क्या है, ये केस पढ़ेंगे आज। एक भाई साहब कंपनी थी, इसका नाम था एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी। एक भाई साहब थे रिची रिच। रिची रिच जानते हैं, इसके डॉलर, किसी कुत्ते पर डॉलर के निशान बने होते हैं, वो रिची रिच। अब भैया रेलवे वालों ने रिची रिच को बोला भाई पैसा तेरे पे बहुत है, क्या करेगा। तो कह रहा यार मैं तो खाता भी पैसों से ही हूँ, है ना, सोफे पे देखा होगा ना उसे। तो उन्होंने कहा इतना पैसा भाई थोड़ा लोन दे दे। तो रिची रिच के पास वो लोन लेने के लिए पहुंचे और बताया लोन फाइनेंस कर दे, है ना, हम इतना ब्याज ब्याज देंगे। रिची रिच ने क्या दे दिया सर, लोन दे दिया। ठीक है, लोन दे दिया कि हम क्या बनाएंगे, बेल्जियम में हम एक रेल पटरी बिछाएंगे, रेल की पटरी, लोन फॉर रेल पटरी, यानी फाइनेंस कर दिया। अब कुछ सालों के बाद जब लोन वापस करने की बारी आई, कंपनी ने क्या नहीं किया सर, वापस ही नहीं किया। अब बात कहां तक पहुंच गई सर, बात कहां तक पहुंची, कोर्ट तक बात पहुंच गई। कोर्ट तक जब बात पहुंची तो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला कि भैया 399 ये कहता है कि जो भी कंपनी से डील करेगा उसे क्या होगा सर, हाँ, उसे सब चीजों की क्या है सर, उसे सब चीजों की जानकारी है। तो हम ये मान रहे हैं कि भैया रिची रिच को क्या है सर, सब चीजों की जानकारी है। तो जज साहब ने कहा किस टाइप की जानकारी, तो रिची रिच को कोर्ट में और एशबरी ने कोर्ट में ये बताया देखो भाई हम बेचते हैं पहिए रेलवे के, काम करते हैं पहियों का, हम काम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, हम काम करते हैं माइंस का, और हम काम करते हैं मेटल का, कोल टिम्बर। हम रेलवे की पटरी नहीं बिछाते, क्या नहीं बिछाते, है ना, कहीं लिखा है रेलवे की पटरी बिछाना और उसके लिए लोन लेना, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया हम रेलवे की पटरी बिछाते नहीं। अब तुमने पढ़कर हमें क्या दे दिया, लोन दे दिया, तुम्हारी गलती है, बैड डेट, है ना। तो 399 ने एक्चुअली में इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि अगर कोई बिना पढ़े कंपनी को लोन देगा, है ना, तो तेरे वो बैड डेट है। इवन कंपनी के किसी मेंबर ने अपने खुद के मेमोरेंडम से बिना पढ़े क्या कर दिया, लोन दे दिया, कुछ और काम कर दिया, तो कंपनी के बैड डेट है, वो क्या हो जाएंगे सर, कंपनी के बैड डेट। इसे बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, क्या बोला गया, नहीं मिलेंगे, अभी तो बता रहा हूं ना, पढ़ लिया वो तो, अभी बताऊंगा रिची रिच ने क्या बोला। अब रेलवे वालों ने ये बोला सर ये हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, क्या हुआ सर, ये बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कहता है, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वायर्स का मतलब होता है पावर। अगर कोई भी काम तुम बियॉन्ड पावर करोगे तो बैड डेट है। और बैड डेट किसी का हो, बाहर वाले का हो या घर वालों का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ तो बाहर वाले का हो गया, ऐसा उल्टा कर लो, चाहे इसका उल्टा कर लो, रेलवे की पटरी बिछाने के लिए, है ना, रेलवे की पटरी बिछाने के लिए एडवांस दे दिया रेलवे कंपनी ने, एशबरी ने, कि एडवांस ले लो, मेरे यहाँ पे क्या भेज दो, पटरियां भेज दो। उसने एडवांस खा गया। अब रेलवे वाले उसके ऊपर क्रेडिटर के ऊपर केस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रेलवे की पटरी बिछाने के लिए एडवांस देना बियॉन्ड पावर है, तुम्हारे आर्टिकल में और तुम्हारे मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही नहीं। तो यानी कि बैड डेट होगा और वो कंपनी का भी हो सकता है और बाहर वाले का भी हो सकता है। बात समझ में आई, इसे क्या बोला गया, ये लिखी बात, रीजन बीइंग मेमोरेंडम आर्टिकल, है ना, इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो क्या है सर, ओपन टू इंस्पेक्शन। तो जज साहब ने बोला जो चीज ओपन है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो अगर तुम किसी भी ट्रांजेक्शन में एंटर करते हो जो
बियॉन्ड कंपनी के पावर में है, कंपनी के पावर से बाहर है, यू कैन नॉट एनफोर्स अगेंस्ट द कंपनी, तुम कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकते। रिच बेचारा बेहोश, रिच कह रहा है यार ये क्या हो गया, करोड़ों अरबों रुपए क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि फाइनेंस ऑफ लोन फॉर पटरी, ये तो हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में है ही नहीं, है कि नहीं बात, है काम से। तो ये बहुत फेमस केस है, वर्ल्ड का फेमस केस है, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। अब रिची रिच के वकील ने पता क्या बोला, रिची रिच ने बोला नहीं सर नहीं, 399 लगेगा ही नहीं, अगर लगेगा तो हमें ये बात पता है, हमने लोन दिया पटरी बिछाने के लिए इस बेस पर, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल मतलब अब जनरल कॉन्ट्रैक्ट पटरी का भी हो सकता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, है ना, किसी पत्थर तोड़ने का हो सकता है, जो पटरियों पे लगाए जाते हैं उसके भी तो पत्थर तोड़ोगे आप, इसका हो सकता है कि नहीं बात, पटरी के आसपास का जो जंगल एरिया उसकी साफ सफाई का भी हो सकता है, उसकी बैलेंसिंग का भी हो सकता है, इंजन में क्या कहते हैं कोयले का भी हो सकता है कि नहीं बात, राइट, बिजली चल रही है, बिजली से अगर ट्रेन चले तो तार बिछाने का भी हो सकता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट पे हमने तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट माना कि पटरी बिछाना ही जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो 399 ने बोला बहुत अच्छी बात बोली, मैंने एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन 399 ने बोला मेमोरेंडम पढ़ रखा है, हमने मान लिया मेमोरेंडम पढ़ रखा है, तो हमने मेमोरेंडम पढ़ के दिया है पैसा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया है, अब लोन भी दो ब्याज भी दो, कौन जीतेगा, जीत गया, बिल्कुल गलत जवाब। जज साहब ने कहा ओ भाई, ओ मुन्ना, ओ काबिल वकील केडी पाठक, यार एक बात बता, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में तुम गए, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है भैया इडली डोसा सांबर, है ना, रसम नारियल चटनी ये मिलेगा, तुम कह रहे हो छोले भटूरे लिया, ला देगा वो, अब क्या मतलब, क्यों नहीं लाएगा छोले भटूरे, तो बताओ ना, तो वही तो कह रहा हूँ। अब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गया, वहां लिखा था इडली डोसा सांबर, है ना, साउथ इंडियन रसम कर्ड राइस लेमन राइस, ठीक है, एंड जर्नल फूड आइटम, समझ गए। तो जनरल फूड आइटम में क्या छोले भटूरे मंगा सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, तो जनरल फूड क्या है, फिर सामने को होशियारी मत सुना मुझे ज्यादा, है कि नहीं बात, आप समझ में आ रही ना। अब लिखा है कढ़ी चावल राजमा ये वो करके, एंड सारी चीजें वेज लिखी है, एंड जनरल फूड आइटम, तुम कह रहे हो मुर्गा लिया, तो तुमने उसके पूरे मेन्यू में कहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा, नॉन वेज सेक्शन क्या लिखा है, वो लिखा है वेजिटेरियन, और पूरे मेन्यू में सब वेजिटेरियन डिश है, तो कह रहे मैं तो नॉन वेज खाऊंगा, जल्दी लिया झींगे प्रॉन्स, झींगे खाऊंगा मैं, तो लड़ लोगे उससे, तूने रख क्यों, अगर भाई सर रख क्यों नहीं रखते, लिखा तो है तूने अब तुम कह रहे हो जर्नल आइटम्स, तो जनरल क्या है, समझ गई बात, तो इसका मतलब जज साहब ने बोला भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काम, तो ये जर्नल कॉन्ट्रैक्ट वो किसके होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के होंगे, और जज साहब ने बोला पटरी के लिए पैसा लेना और पटरियां बिछाना ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं आता, ठीक है, राइट, अब नहीं आता तो इसका मतलब जर्नल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोन देना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो इंट्रा वायरस है, लेकिन अदर देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, अल्ट्रा वायरस, जज साहब ने कहा इट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट, और रिची रिच हार गया, बात समझ में आई, बोलो, ये लिखी बात भैया, ये लिखी बात, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिची, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी कौन, रेलवे, डायरेक्टर ऑफ रेलवे कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिची कि भैया हमें पैसा दे दो पटरी बिछाने के लिए, ठीक है ना, तो जज साहब ने कहा ये क्या है सर, अल्ट्रा वायरस है, क्यों,
कोर्ट ने ये बोला इट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, रीजन बीइंग जनरल कॉन्ट्रैक्ट व्हाट एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग and it has to be read with the connection with mechanical engineering main business. So general contract is not interpreted with the other kind of description. फिर तो तू कहता है भैया समुद्र का भी मैं ही काम करता हूँ, फिर तो तू कहता है मैं तो इंश्योरेंस का भी काम करता हूँ, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तो तू इंश्योरेंस अदर बिजनेस इंश्योरेंस वगैरह थोड़ी जोड़ लेगा, समझा की बात? ठीक है, राइट। अब जब रिची रिच हार गया तो कंपनी को ये बहुत दुख की बात लगी, कंपनी ने कहा इतना अमीर आदमी है, बाकी कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी ना तो देने का भी ना है। तो कंपनी ने पता क्या होशियारी करी, कंपनी कंपनी ने क्या होशियारी करी, कंपनी ने अपना मेमोरेंडम बदल लिया। कंपनी ने पता क्या लिखा, ऊपर जो मेमोरेंडम में लिखी थी बातें वो तो लिखी रहने दी, और नीचे पता क्या लिखा, रिची रिच ने जब कहा बच्चों आइए अगली बार पैसे लेने, है ना, राइट। उन्होंने कहा यार बदनामी होगी, इतने बड़े आदमी को हरा दिया, बदनामी होगी, तो लिखा ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज ABCD, ई और जोड़ दिया, ई फाइनेंस एंड फाइनेंस लेना भी, एंड फाइनेंस फॉर पटरी ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब इंट्रावायरस हो गया, अब फिर गए कोर्ट के पास, है ना क्या अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया ना हमने, ये अब जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ये रेलवे फाइनेंस का क्या है, इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा कर दो फिर से, और फिर से मार्केट में न्यूज फैलाई जाएगी, फिर से मार्केट में निकाला जाएगा, फिर से लोगों को बताया जाएगा रिची रिच जीती, मतलब हमने पैसा रिची रिच का मारा नहीं है, लौटा दिया, क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि भाई ये फ्रॉड कंपनी है। और चाहता अगर तुम ये केस सुनो तो तुम्हारे मन में क्या, आत्मा में क्या आवाज आएगी, पैसा खा गया बेईमानी की रिची रिच के साथ। एक तो यार शरीफ इंसान है, तुम्हें पैसे दे रहा है, लोन दे रहा है, तुम्हारी मदद भी कर रहा है, तुम पटरियां बिछा के ट्रेन भी चलाओगे, और उसके बाद यार तुम उसको पैसे मान लो यार, सिर्फ इस चक्कर में कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में बात नहीं लिखी, और इस चक्कर में कि 399 ने इसने 399 में जर्नल क्लॉज को गलत इंटरप्रिटेट किया, तुमने उसके पैसे तो मार लिए। यानी ये तो क्या है, ये तो एक कानूनी दाव पेच है, कानूनी दाव पेच चक्कर में तुमने उसे हरा दिया, तो उनकी रेलवे कंपनी की इंसल्ट हो गई बहुत। रिची रिच ने भी कुछ इख्तियार दिए कि भाई देखो ऐसा कर दिया, लेकिन मेरी बताओ उसमें कोई गलती है क्या, मैं तो भैया बैंक करूं, बैंक की गलती है इसमें। अब लोगों ने बड़ी बुराई पेली, मान लो उस टाइम का सोशल मीडिया होता तो लोग बुराई पेल रहे होते, शेयर कर रहे होते, तो शेयर उसका ट्रेन में कोई जाना नहीं चाहता, बेकार ट्रेन वाले चोर है, कल को ना क्या करेंगे, है ना, हमारा बैग गायब कर देंगे, बेमानी का टिकट कैंसिल कर देंगे, कौन लड़ता रहेगा, चोर लोग हैं ये। तो जब उन्हें लगा तो उन्होंने लिख दिया और कहा फिर से जिंदा कर दो। अब बताओ फिर से जिंदा हो जाएगा, या फिर से उसको पैसे वापस मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। जैसे हमने कहा हम पागल बैठे हैं, हम पागल हैं, हमारे बना लो तुम, मतलब तुम्हें इतनी, तुमने सोचा बस 5 मिनट में, तुमने क्या सोचा कि पहले हमें, तुम कोर्ट से ऊपर निकल जाओगे, समझ रहे हो, पहले कोर्ट ने डिसीजन दे दिया 399, फिर दे दिया तुम्हारी गलती है, फिर 99, और फिर कह दिया भैया रिची रिच के ऑब्जेक्ट क्लॉज में गलत इंटरप्रेट किया, रिची रिच हारेगा। अब तुम आपस में सांठगांठ करके कोर्ट की बेइज्जती कर दोगे। तो सामने का भाई एक बार कोई भी एक्ट अल्ट्रा वायरस हो गया, इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस, किसी भी जुगाड़ से वो इंट्रा वायरस नहीं हो सकता, ना ही एस्टोपल से, ना ही रेक्टिफिकेशन से, ना ही किसी लैप्स ऑफ टाइम से, ना ही किसी डिले की वजह से, कोई भी जुगाड़ पानी लगा लेना वो अल्ट्रा वायरस का अल्ट्रा वायरस रहेगा, इट कैन नेवर बिकम इंट्रा वायरस। अब तुम्हें जो करना, ये डिसीजन एज इट इज रहेगा, तुम्हें कुछ करना है नया जुगाड़ कर लो, अब वो बेड डेट तो बेड डेट, और तुम नए लोन वोन करना है तो कहते रहो, वंस अ बेड डेट ऑलवेज अ बेड डेट, अल्ट्रा वायरस को कभी भी इंट्रा वायरस नहीं बना सकता। हाँ उस काम को फिर अब नया ऑब्जेक्ट क्लॉज जोड़ो, फिर उस काम में क्या कर लो, नया काम कर लो, ठीक है ना, ये लिखी बात। इवन 100% वोटिंग करा लो अपने कंपनी में, ये लिखी बात, देयर इज नो ऑथराइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम अल्ट्रा वायरस हैंस नल एंड वॉइड। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एक बार अल्ट्रा वायरस हो गया
तुम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते 100% शेयर होल्डर की वोटिंग करा के। 100% शेयर होल्डर बोल दे कि ठीक है भैया लिख दो ये, ठीक है ना, राइट। एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस, लेकिन जो किसी डायरेक्टर ने काम किया है, यानी कि जो आर्टिकल का काम है, किसका काम है, मेमोरेंडम का रेक्टिफाई नहीं हो सकता, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम आप रेक्टिफाई कर सकते हो, है ना, वोटिंग कराकर। क्या कराकर सर? वोटिंग कराकर। ये लिखी बात। इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल, इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है 75% वोट कराकर, ठीक है ना। लेकिन मेमोरेंडम का कोई काम अल्ट्रा वायरस हो गया, फिर उसमें तुम 75 तो छोड़ो, 100% वोटिंग के बाद भी नहीं क्या करा सकते, इंट्रा वायरस नहीं बना सकते उसे। इसका मतलब आर्टिकल का काम अल्ट्रा वायरस होने के बाद इंट्रा वायरस हो सकता है, पर मेमोरेंडम का काम इंट्रा वायरस होने के, अल्ट्रा वायरस होने के बाद इंट्रा वायरस नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। एक छोटा सा डिसएडवांटेज आज भी जिंदा है कि अगर कोई भी काम अल्ट्रा वायरस हो गया, अच्छा वो काम तो खत्म हो गया, पर उस काम को मेमोरेंडम में क्या कर सकते हैं सर, डाल तो सकते हैं दोबारा सबकी सहमति से, तो अगला कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं कि यार सॉरी सर, रिची सर सॉरी होगी, गलती होगी भैया, ऐसे यार बदनामी मत करो। अब हम अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं, और एक काम करते हैं आर्टिकल में, ओ हमने मेमोरेंडम में लिख रहे हैं, अगली बार तुम्हें ब्याज इतना डबल दे देंगे कि तुम्हारा पुराना भी चुक जाएगा, है ना। पहले 10% का ब्याज था, अब कह रहे 50% ले लो, ठीक है, तो पुराना चुका देंगे, चुका देंगे इनडायरेक्टली। ये क्या है, ये एक लूप होल है, यानी कि एक डिसएडवांटेज है। अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हमें क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई आज? एक तो सेक्शन 7 के वो स्टेप जो हमने लिखा था MARFAP, मार्फअप, है ना, मार्फैप याद कर लेंगे, मार्फैप। बस उसके बाद रजिस्ट्रेशन आ जाता है, सिन नंबर मिल जाता है, बेमानी पहले पाएगी बाद में पाएगी, 447 के लिए तैयार रहना। NCLT चाहेगी तो टेक ओवर कर लेगी, वाइंड अप कर लेगी, रजिस्ट्रेशन नाम काट देगी, या कोई भी उसे ठीक लगेगा वो बात कर लेगी। उसके बाद फिर वो बच्चों वाली बातें थी, वो चाहते हो तुम एक बार को रीड कर लेना, बस क्या रीड करना है, कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है, जस्ट रीड करो छोड़ दो, क्योंकि हम अकाउंट में याद कर चुके होते हैं, ठीक है ना। फिर एक केस लॉ आया जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल का मतलब इंटरेस्ट इन मॉनेटरी टर्म्स होता है, बस ये वाली बात आ गई, है ना। फिर एक तरह की कैपिटल होती है इक्विटी और प्रेफरेंस, हम बचपन से जानते हैं, ठीक है। इक्विटी में मैंने एक नई चीज बताई, वोटिंग और डिफरेंशियल वोटिंग, राइट, ठीक है ना। बाकी क्या होते हैं प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस को तुम्हें बताइए, बाइंडिंग अप में मिलता है और डिविडेंड में पैसे, वो बच्चों वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आज, मेमोरेंडम के 6 क्लॉजेस, मेमोरेंडम के 6 क्लॉजेस जिनका कोड पड़ा नो लोकल सी है, और वो सारी बातें तो उसमें है ना बता दोगे, एक ही दो लाइन के, नेम वाले में थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम जोड़ती है, और एनपीओ कंपनी कहती है सेक्शन 8 के हिसाब से आपको लिमिटेड वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं है। नो लोकल सी याद किया, आखिरी क्लॉज मोहब्बत क्लॉज हो गया, है ना। फिर उसके बाद नाम, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट केस और कंपनी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट केस, एचबी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिची रिच, जिसने किस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर, अगर कोई भी काम कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाके करती है तो वो बैड डेट होगा, चाहे वो बाहर वाले का हो चाहे वो कंपनी हो, इस केस में बाहर वाले का नुकसान हुआ, ठीक है। जर्नल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैकेनिकल इंजीनियर से किया, और बाकी पटरी बिछाना किसी भी ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है, इसलिए रिची रिच हार गया। तो रिची रिच के हारने के चक्कर में जो बदनाम हुई, कंपनी ने क्या किया, उसे रेक्टिफाई किया। तो जज साहब ने बोला वंस अल्ट्रा वायरस ऑलवेज अल्ट्रा वायरस, यानी मेमोरेंडम की किसी बात को तुम इंट्रा वायरस नहीं कर सकते, रेक्टिफिकेशन एरर की एंट्री पास करके पूरी 100% वोटिंग के बाद। लेकिन फिर लोगों ने पूछा भैया आर्टिकल का बता दो, तो जज साहब ने बोला आर्टिकल में अगर कोई गलती है तो उसे रेक्टिफाई कर सकते हो 75% वोटिंग से। ये बात हमें पता लग गई। इसका मतलब हमें 4 बातें पता लगी कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है, नल एंड वॉइड, क्योंकि 399 कहता है आपने पढ़ रखी है, आपकी गलती है। अल्ट्रा वायरस होगा, वो कभी इंट्रा वायरस नहीं बनेगा। मेमोरेंडम और डायरेक्टर का जो काम होता है, वो आर्टिकल और डायरेक्टर का जो काम होता है वो आर्टिकल के अंदर ही होते हैं, इसलिए हम अल्ट्रा वायरस होते हुए भी इंट्रा वायरस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक लूप होल बाकी है कि अगर आप चाहो तो जो काम आपका अल्ट्रा वायरस हो चुका है उसे आप बाद में, हाँ, आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐड करके नए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जज साहब ने कहा देखो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, राइट। अगर यहाँ पे भैया अगर कपड़े बेचे जा रहे हैं तो विवेक सर क्या लिख सकते हैं, AVSS एजुकेशन ऑब्जेक्ट एज वेल एज सेलिंग ऑफ क्लोथ। अब जज साहब कह रहे हैं भाई लिख दिया तो लिख दिया, अब लिख ले कर ले कि हमने आज ये बातें पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्या है आज के टॉपिक से, मेमोरेंडम के क्लॉजेस और अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट जिसमें 399 का जन्म हुआ, है ना।